मैं गौरव गिरिजा शुक्ला आप सभी का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। अच्छा, ये भी ठीक है। आज के प्रोग्राम हम शुरू करें उसके पहले मैं कुछ निवेदन आप सभी के साथ करना चाहता हूं, क्योंकि कोविड के और इस लॉकडाउन के दौर के बाद ये पहला ऐसा मौका है कि हम ऑनलाइन की बजाय फिज़िकल सेशंस में यानी रूबरू एक दूसरे के साथ हम ये मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं। तो कोविड से संबंधित जो गाइडलाइंस हैं हमें उसका पालन करना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप देखेंगे कि जहाँ पर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट की गई है वहाँ एक रिजर्व्ड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग के नाम से एक बोर्ड है, यानी आपके सीधे बगल की कुर्सी को खाली रखना है, बस यही प्रयास है। तो जैसे भी सिटिंग अरेंजमेंट हमारी हुई है हम उस तरीके से अपना स्थान ग्रहण कर लें कि आपके बाजू वाली कुर्सी में वो रिजर्व्ड फॉर सोशल डिस्टेंसिंग वाला बोर्ड बचा रहे, यानी कि जिन कुर्सियों में सैनिटाइज़र के बॉटल हैं वो आपके बैठने के लिए हैं, और जिसमें सैनिटाइज़र के बॉटल के अलावा अगर रिजर्व्ड है तो वो रिजर्व के लिए रखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन और नई दुनिया बिलासपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली कलम बिलासपुर श्रृंखला की आज 11वीं कड़ी है। साहित्य के लिए एक ऐसे मंच तैयार करने की कोशिश हुई कि हम किसी विशेष आइडियोलॉजी के बजाय एक ऐसा मंच तैयार करें जहां पर लेखक पाठक का संवाद बहुत बेहतर और सार्थक तरीके से स्थापित हो सके, और इसी कल्पना के साथ में कलम श्रृंखला की शुरुआत हुई थी, जो कि हिंदी साहित्य के लिए अपने तरीके का पूरे देश भर में आयोजित होने वाला एक अनूठा प्रयास है, अनूठा कार्यक्रम है। देश की मशहूर साहित्यकार प्रभा खेतान जी के नाम पर यह फाउंडेशन, जिसने कलम जैसी श्रृंखला की परिकल्पना की और उसे धरातल पर लाया, और न सिर्फ बिलासपुर में बल्कि देश के बहुत से अन्य शहरों में, करीबन 25 शहरों में इस कार्यक्रम का आयोजन होता है। यहाँ बिलासपुर में एहसास वुमेन ऑफ बिलासपुर गरिमा तिवारी जी इस पूरे आयोजन का जिम्मा उठाती हैं, और आज जब लॉकडाउन के बाद लगभग 10-11 महीने के आसपास का एक गैप आया, हालांकि कलम के सत्र उस समय भी आयोजित किए जा रहे थे और ऑनलाइन सत्र में आप में से कुछ लोगों ने उसमें भाग भी लिया होगा, लेकिन अब एक लंबे अंतराल के बाद हम फिजिकल सेशन के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। 10 सत्र पहले ही आयोजित किए जा चुके हैं। श्री सीमेंट देश की जानी मानी सीमेंट इंडस्ट्री में एक उद्योग, एक औद्योगिक इकाई, उनका भरपूर सहयोग हमें इस आयोजन के लिए मिलता है। प्रभा खेतान फाउंडेशन जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की कल्पना की, अभिकल्प फाउंडेशन जो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश की संस्था है और साहित्य और ग्रामीण शिक्षा के क्षेत्र में पिछले लंबे समय से लगातार सक्रिय है और काम कर रही हैं। नई दुनिया हमारे बीच एक मीडिया पार्टनर के रूप में इस पूरे कार्यक्रम में हमें उनका सहयोग मिलता है। 10 आयोजन आज तक किए जा चुके हैं और बिलासपुर शहर से इतना अद्भुत प्यार मिला है इस कलम श्रृंखला को कि हमें बहुत खुशी होती है कि सिर्फ इस कार्यक्रम के आयोजन का इंतज़ार हम नहीं करते हैं, बल्कि इस शहर के साहित्य प्रेमी भी, सुधी पाठक भी हर बार इस बात का इंतज़ार करते हैं कि कब कलम की अगली श्रृंखला का आयोजन किया जा रहा है और उसमें कौन कौन से लोग आमंत्रित हो रहे हैं। क्योंकि हमारे कुछ प्रोटोकॉल हैं, हम समय से शुरू करते हैं और उतना ही ज़्यादा हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हम समय पे ख़त्म करें। साहित्यिक आयोजनों में ये बात अंडरलाइन करने वाली है कि समय पे शुरू हो और समय पे ख़त्म भी हो। और दूसरी बात कि सीमित सदस्यों के साथ हम इस कार्यक्रम को आयोजित ज़रूर करते हैं, लेकिन प्रयास यही होता है कि हर बार हम नए पाठकों तक और जो साहित्य प्रेमी हैं उन तक हम पहुंच पाएँ, हर बार वही गेस्ट रिपीट करें, ये बात ना हो, इसका भरपूर ध्यान रखा जाता है। और इसलिए कई बार बहुत से साहित्य प्रेमी इस बात से हमसे शिकायत भी करते हैं। बहरहाल आज इस 11वीं कड़ी में हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि आशुतोष भारद्वाज जी हमारे बीच में शामिल हो रहे हैं।
एक युवा साहित्यकार और पत्रकार आशुतोष जी को इस प्रोग्राम में शामिल करने के लिए जब हमने आग्रह किया तो शिमला से चलकर वो चंडीगढ़ और दिल्ली होते हुए रायपुर तक पहले पधारे और कल हमने कलम रायपुर का आयोजन किया था। आज हम बिलासपुर में हैं। यानी मुक्तिबोध के इस धरती में, छत्तीसगढ़ में, कल हम विनोद कुमार शुक्ल के शहर में थे और आज श्रीकांत वर्मा के शहर में आशुतोष भारद्वाज को सुनेंगे। बहुत से वाद होते हैं, वाम, दक्षिण, सेंट्रल या जो भी, निर्विवाद होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमें बहुत खुशी है कि कलम एक ऐसा मंच है जो कि निर्विवाद है और आज अस्तित्ववाद पे बात करने वाला है। हमें बहुत खुशी है कि आज राम कुमार तिवारी जी ने हमारा आग्रह स्वीकार किया है और वो इस पूरी श्रृंखला में सूत्रधार की भूमिका निभाएंगे और आज वो बातचीत करेंगे आशुतोष जी से। कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोगों के लिए, कुछ निवेदन इंस्ट्रक्शन की बजाय, कि इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दर्शक दीर्घा में जो पाठक हैं उनसे निवेदन कि आप मास्क का उपयोग ज़रूर करेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग जितना भरपूर हो सकता है हम उसका पालन करेंगे। अगले 45 मिनट की बातचीत राम कुमार तिवारी जी और आशुतोष भारद्वाज जी के बीच में होगी। उस समय हम इस चर्चा का आनंद लेंगे और उसके बाद अगले 10-15 मिनट के समय में आप सभी के जहन में कुछ सवाल होंगे, वो सवाल आप पूछ सकते हैं जिसका जवाब आशुतोष जी देंगे। एक निवेदन, सवाल के दौरान कृपया स्पेसिफिक सवाल और टू द पॉइंट पूछें, क्योंकि उस बीच में वार्तालाप अगर स्टार्ट हो जाती है तो उससे एक समस्या आती है कि बहुत से हम अन्य सवाल नहीं ले पाते हैं क्योंकि हमें समय से बंधे हुए हैं। कुछ प्रतियां यहाँ पर रखी हुई हैं, जो परिवार के साथ आए हुए हैं उनके लिए एक प्रति, और हो सकता है किताब की प्रतियां सीमित संख्या में हों तो आप सभी तक उपलब्ध कराने के हम प्रयास करेंगे। और इसके इतर बस इस कार्यक्रम में रस का आनंद लेना है, साहित्य रस का आनंद लेते हुए हमें आगे बढ़ना है। मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करता हूं और मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे मेहमान लेखक आशुतोष भारद्वाज जी को कि प्लीज़ आप आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और साथ ही राम कुमार तिवारी जी, आज आप सूत्रधार की भूमिका में हैं, कृपया मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करता हूं एहसास विमन बिलासपुर डॉक्टर गरिमा तिवारी को कि वो आएँ और आप सभी के बीच स्वागत उद्बोधन के साथ ही हमारे आज के लेखक और सूत्रधार के बारे में एक संक्षिप्त परिचय पढ़कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की ओर आगे बढ़ें। डॉक्टर गरिमा तिवारी। शुक्रिया गौरव। मैं डॉक्टर गरिमा तिवारी, एहसास विमेन ऑफ बिलासपुर, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करती हूँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। 2021 में हम अपनी कलम की यह 11वीं कड़ी की शुरुआत फिर से फिजिकल सेशन के रूप में कर रहे हैं। आशा है कि आप सभी से हमें यह प्रेम निरंतर मिलते रहेगा। वैसे तो आशुतोष जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, बट हम कार्यक्रम के प्रोटोकॉल के अंतर्गत मैं एक संक्षिप्त परिचय उनका मैं पढ़ देती हूँ। आशुतोष भारद्वाज जी एक द्विभाषी पत्रकार, कथा लेखक और साहित्यिक आलोचक हैं। आप गद्य को विभिन्न रूपों और शैलियों के साथ प्रयोग करते हैं। एक पत्रकार के रूप में आपने मध्य भारत की यात्रा की और माओवादियों, विद्रोहियों और पुलिस के बीच संघर्ष में पकड़े गए जनजातियों की स्थितियों का दस्तावेजीकरण भी किया। उन्होंने मुठभेड़, हत्याओं, राजनीतिक भ्रष्टाचार के मामले और चुनावी दुर्भावनाओं की जांच की है। वे भारत के एकमात्र ऐसे पत्रकार हैं जिन्हें लगातार 4 वर्षों तक पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार से नवाजा गया है। साल 2015 में आप अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता में राइटर्स कट शॉर्ट अवार्ड के लिए भी नामित किया गया है। आपने 3 पुस्तकें प्रकाशित की हैं। एक कहानी संग्रह जो फ्रेम में न थे, साहित्य और सिनेमा पर निबंधों की एक पुस्तक पितृवध, दंडकारण्य की एक ऐसी रचनात्मक जीवनी द डेथ स्क्रिप्ट। ऐसे अन्य कई कहानियों के अलावा डायरियाँ, कथा, यात्रा वृत्तांत और आलोचनात्मक निबंध भी आपके हैं। टाटा लिट फेस्ट 2020 अवार्ड के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है आपको, और बेस्ट नॉन फिक्शन बुक ऑफ द ईयर 2020 अट्टा गलट्टा अवार्ड द डेथ स्क्रिप्ट जल्द ही कई भाषाओं में आपकी प्रकाशित हो जाएंगी। स्वागत है आशुतोष जी आपका।
अब साथ ही आज के जो कार्यक्रम के हमारे सूत्रधार हैं श्री राम कुमार तिवारी जी, उनका मैं संक्षिप्त परिचय पढ़ दूं। आप सिविल इंजीनियर हैं और आप हिंदी के प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में कविता और कहानियों का प्रकाशन किया है। कुछ कविताओं और कहानियों का देशी विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद किया है। चयनित कविताओं का संग्रह आसमान को सूरज की याद नहीं का गुरुमुखी में आपने अनुवाद किया है। पहली आपकी कविता संग्रह जाने से पहले जाऊंगा वर्ष 2089 में एवं कोई मेरी फोटो ले रहा है वर्ष 2008 में प्रकाशित है। एवं अपनी परछाई में लौटता हूँ चुपचाप शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। आपकी पहली कहानी संग्रह है कुतुब एक्सप्रेस वर्ष 2013 में प्रकाशित है एवं बेवजह सी वजह अभी शीघ्र प्रकाशित होने वाली है। आपके अन्य उपक्रम हैं मासिक पत्रिका कथादेश के नवंबर 2007 में प्रकाशित नवीन सागर विशेषांक का संपादन किया है। आपको अनेक सम्मान भी प्राप्त हैं। मासिक पत्रिका कादम्बनी की वर्ष 1990 में आयोजित अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में सुकून कहानी को सर्वश्रेष्ठ कहानी का भी पुरस्कार मिला है। क्रिएटिव फ्रिक्शन के लिए वर्ष 2000 का कथा पुरस्कार भी से भी आप सम्मानित हैं। तो आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और आज के कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी श्रोताओं से, पाठकों से अनुरोध है कि आप सभी अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे रखें और अभी बहुत सारी ऐसी साहित्यिक बातचीत होंगी, उसका आप मज़ा लीजिए। अब राम कुमार जी और आशुतोष जी, यह मंच आपके हवाले जी। बहुत बहुत शुक्रिया गरिमा जी। और एक बहुत ही अनोखे विषय पर, अनोखा कहना मुझे लगता है कि ज़्यादा उचित नहीं होगा क्योंकि यह विषय बहुत समय से अस्तित्व में है, अस्तित्ववाद का विषय है। लेकिन उस पर आशुतोष जी की क्या दृष्टि है, किस तरीके से उन्होंने उसे अपने कलम में बांधा है, इस पर हम बातचीत करेंगे। उनकी साहित्यिक जर्नी पर बातचीत करेंगे, उनके सफ़र पर बातचीत करेंगे। एक मज़ेदार बात यह कि आशुतोष जी ने छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण अपने जीवन के कुछ समय बिताए हैं, पत्रकार के रूप में, दंडकारण्य के जंगलों के रूप में। तो ये सब को जानने का मौका होगा तो हमारे सबके जहन के बहुत से सवाल हैं। हमें लगता है कि हमारे मन के प्रश्नों को राम कुमार तिवारी जी के ऊपर में ये जिम्मेदारी है कि वही उसको भांपते हुए वो सवाल पूछने वाले होंगे। तो एक बहुत अच्छे विषय के साथ पितृवध नामक इस किताब पर बातचीत करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज की चर्चा में आशुतोष जी आपका स्वागत है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि आशुतोष जी बिलासपुर में आए हैं, हम सब उनसे रूबरू हैं। आशुतोष जी, एक शायद इंटरव्यू में आपने मेरे ख्याल से किताब वाला लल्लन टॉप के उसमें कि उन्होंने पूछा था कि आपका कोई घर कहाँ के हैं आप, तो आपने कहा था मेरे लिए मुश्किल है, मैं बम्बई में भी रहा हूँ, दिल्ली में और अपने जहाँ। तो मतलब आपके लिए जो स्थानीयता का प्रश्न है वो थोड़ा संकोच भरा है या सचमुच? स्थानीयता का प्रश्न मेरे लिए दरअसल संकट भरा है। संयोग हो या दुर्भाग्य हो, कई जगहों पर रह लिया हूँ, घूम लिया हूँ, कई सारे अनुभव उन जगहों के, उन भूमियों के जुड़ गए हैं। तो मुझे पास दरअसल कोई जवाब नहीं होता कि मैं किस जगह का हूँ या कौन सा स्थानीय हूँ। मसलन मैं 3 साल से शिमला में रह रहा हूँ, तो अब शिमला मुझे बहुत अपना सा लगने लगा है। पहले 4 साल यहाँ भी था और मेरे ख्याल से कि शायद हर एक मनुष्य के साथ होता होगा, लेकिन जो अगर रचनाकार है तो हर एक भूमि से वो कुछ ना कुछ वो तत्व ग्रहण करता चलता है। तो उसके बीज में इतने सारे न्यूट्रिएंट्स न जाने कहाँ कहाँ से आते जाते हैं कि उसके लिए प्रश्न का जवाब देना आसान नहीं होता है। जी, इसके पीछे मेरा आशय था कि आशुतोष जी आपने 4-5 वर्ष करीब छत्तीसगढ़ में बिताए हैं जी। तो जब ये प्रश्न आता है कि आप कहाँ के हैं और ये संकट आता है कि मैं कहाँ का हूँ, तो इसकी एक प्रतिध्वनि भी होती है कि आप सब जगह के हैं। इस बहाने आप छत्तीसगढ़िया भी हैं, तो एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते भी आपका स्वागत करते हैं। इस प्रश्न के पीछे यही आशय जी।
हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण वर्ष होते हैं मनुष्य के जीवन में कि वो पूरे 4-5 वर्ष पूरी क्षमता और अपनी ऊर्जा के साथ उस अंचल में रहे और उसको दे, उसके तमाम प्रश्नों को प्रकाशित करे, उनके उत्तर खोजे, उन प्रश्न खड़ा करे। तो आशुतोष जी, आपने विशेषकर नक्सल, मतलब आपके दोनों पक्ष, पत्रकार और साहित्यकार, तो पहले अपन थोड़ी सी बात पत्रकार पर करते हैं। और ये सब लोग जान ही रहे हैं कि बड़े स्वीकार है, मान्य हैं, इतने पुरस्कार मिले लगातार। और आपने जो बस्तर में नक्सल मूवमेंट, या सर पूरे छत्तीसगढ़ में कह लो या पूरे नक्सल मूवमेंट को ले लो, उसके बस्तर में आपने जो डायरी लिखी, फिर उसका फॉर्म बदला, वो उपन्यास के रूप में भी लिखा, और अंत में ये जो आपकी नया फॉर्म आया है, तो इसके पीछे क्या व्यवस्था थी, या कि आपका फॉर्म उस चीज़ का उसका बदलता गया उस कथ्य का? देखिए, जो मेरी अभी मेरे बस्तर और छत्तीसगढ़ के अनुभवों पर जो किताब आई है अभी हाल ही अंग्रेज़ी में, जो अभी हिंदी में भी आने वाली है, मैंने इसको करीब 9-9.5 बरस पहले इसको डायरी फॉर्म में लिखना शुरू किया था, और ये जनसत्ता में उन दोनों डायरी बतौर प्रकाशित भी होती थी। बहुत जल्दी मुझे लगा कि नहीं, ये फॉर्म थोड़ी सी अनुपयुक्त है, डायरी या संस्मरण। तो जो अनुभव जिसको मैं जी रहा हूँ, शायद वो अनुभव उपन्यास की काया में बेहतर व्यक्त हो पाएगा। तो करीब 2 साल में उस डायरी ट्रेवलॉग को लिखने के बाद मैंने उसको रद्द किया और मैं एक उपन्यास लिखने लगा उन्हीं अनुभवों पर। देखिए, कच्ची सामग्री वही है मेरे पास, रॉ मटेरियल वही है। मतलब पहले मैं उससे कुर्ता सिल रहा था, अब मुझे लगा कि नहीं, मैं इस स्थान से अब मैं शर्ट या कोट सिलूँगा, मसलन ऐसे समझाऊँ तो मैं करीब उसके बाद 3-4 साल मैं उसी सामग्री से एक उपन्यास लिखता रहा, और तकरीबन 40-50 हज़ार शब्द लिखे, जो कि अमूमन बहुत सारे उपन्यासों की जो लेंथ भी होती है इतने ही करीब होते हैं, और दोनों ही भाषाओं में, हिंदी अंग्रेजी में, और प्रकाशित भी हुए उपन्यास अंश। 2017-16 के आसपास मुझे लगने लगा कि नहीं, ये भी बात नहीं बन पा रही है, और फिर मैं उस फॉर्म पर आया जो अंततः जिसने अब किताब का रूप लिया है। तो जो आप फॉर्म की बात कर रहे हैं, तो मेरे साथ तो ऐसा ही होता है, मेरे ख्याल से शायद हर सजग रचनाकार के साथ होता है कि अनुभव एक खास फॉर्म में आता है, अनुभव अपने साथ एक स्वरूप लेकर आता है, और अगर आप उसे उस स्वरूप में दर्ज नहीं करते हैं, तब वो आपके भीतर कुलबुलाता रहता है। मतलब अगर आप उसको वो काया देना चाहें, मैं थोड़ा सा दैनिक जीवन का उदाहरण दूं, अगर आप बच्चे को वो बनाना चाहें जो शायद वो नहीं होना चाहता है, मसलन आप उसे मेडिकल की तैयारी कराना चाहें, तो वो करता तो जाएगा, लेकिन वो आंतरिक रूप से वो कहीं ना कहीं विद्रोह करता रहेगा। तो यही रचना के साथ भी होता है। आप लेखक हैं, आप उसका कान उमेट के नहीं मैं यही लिखूंगा, तो छप भी जाएगी हो सकता है, लेकिन वो रचना अंदर ही अंदर रोती, कलपती, तड़पती, विद्रोह करती रहती है। तो रचना कार्य का ये धर्म है कि वो उस रचना की आंतरिकता को पहचाने कि आखिर ये किस फॉर्म को पाना चाह रही है। तो वो इसी संघर्ष के साथ, इसी द्वंद्व के साथ फिर ये इस फॉर्म का जन्म होता है। या यूं कहें कि कथ्य ने अपना फॉर्म को जन्म दिया, या मैं अनुभव की बात करता हूँ, मैं अनुभव एक फॉर्म के साथ आता है। अच्छा, ठीक जी है। अनुभव एक खास तरह से मेरे ऊपर उतरता है, शायद हम सब के ऊपर। जी जी। तो इन 5 वर्षों में आपके जो अनुभव रहे जी, तो आज इस नक्सल आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? उन अनुभवों के साथ आज की उसकी गति क्या है, नियति क्या है उसकी? देखिए, तो हम सभी जानते हैं कि अगर आपका प्रश्न ये है कि वर्तमान में नक्सल आंदोलन कहाँ खड़ा हुआ है, तो उतार पर है, ढलान पर है, और उनके पास जो दूसरी पीढ़ी के नेता नहीं हैं, और रिक्रूटमेंट काफ़ी कम हो गया है, और जो पहले जन समर्थन हुआ करता था मध्य वर्ग का, वो भी अब नहीं रहा है। इसकी तमाम कारण है, वो एक अलग ही एकेडमिक मसला है, लेकिन अब वो अपने ढलान पर है, वो कम से कम आज की तारीख में। जी जी। कभी कभी मुझे लगता है कि किसी अनुभव के लिए या किसी तथ्य के लिए देखने का जो एक तात्कालिक नज़रिया होता है हमारा, वो अब नाकाफ़ी हो गया है। उसको एक समय की ऐसी लम्बान में देखना चाहिए
तब शायद कुछ बात बने। जी तो जैसे कि अपने देश के संदर्भ में लें तो लगभग 1970 के आसपास 2 आंदोलन शुरू हुए। जी एक चिपको नॉर्थ में और एक साउथ में कह लीजिए आप, ये नक्सल आंदोलन, जी है ना। तो एक दोनों जल जंगल ज़मीन के ही दोनों थे, क्योंकि अगर पेड़ का चिपको आंदोलन था तो पेड़ रहेगा तो भूमि भी रहेगी और पानी भी रहेगा, तो वो लगभग विषय भी दोनों की या चिंताएं भी एक सी थीं। लेकिन जब 70 में नक्सल आंदोलन यहाँ शुरू हुआ अपना बंगाल से लेके, तो उसका क्या था, मतलब आपने बेहतर जानते होंगे कि उस समय उसका ध्येय क्या था। जैसे आज उसका नारा जो जल जंगल ज़मीन का है, क्या ये उस समय भी था 1970 में, कि ये बाद में उन्होंने अपनी रणनीति के तहत इसको अडॉप्ट किया? मेरे ख्याल से उनका नारा जल जंगल जमीन का नहीं है केवल, वो संपूर्ण क्रांति का ही है। जी। और जैसा कि आज है, 1967 में जैसा आपने कहा था, एक बात सुधारना चाहूँगा कि आपने कहा चिपको नॉर्थ में हुआ और दक्षिण में नक्सल हुआ। मतलब ये अपना दक्षिण यहाँ तो बहुत देर में आता है, 1960 के दशक में बंगाल में हुआ था। शुरुआत वही। वहाँ से होती है, जो कि पूर्व में है। जी जी जी, हाँ। वो नॉर्थ, हाँ, हाँ, ठीक कह रहे हैं। वो मैंने कहा अभी वर्तमान जी, में उसका जी, जो जी। ध्येय है। जी तो नक्सल आंदोलन शुरू से ही तय है जी कि जो वर्तमान व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, संसदीय लोकतंत्र है, वो देश के जो पिछड़े लोग हैं या जो आदिवासी हैं या गरीब हैं, उनके अधिकारों की रक्षा करने में अक्षम है, इसलिए उन्हें अपनी सत्ता चाहिए। तो अच्छा। ये शुरू से उसके भीतर उसकी चेतना में ये बसा हुआ है। खैर ये प्रश्न बहुत जटिल है कि जी, जो जी। उस बाद में या उस विचार की तरफ गए हैं, नक्सल मूवमेंट की जो धारा है विचारात्मक, जी। उसमें गए हैं, तो उसके आज के परिणाम क्या हैं, जी क्या वो सफल है या नहीं है, उसके ढेर सारे अंतर्द्वंद है और जटिल प्रश्न हैं। जी जी लेकिन ये कि एक आंदोलन शुरू हुआ था चिपको का, तो वो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी से प्रेरित था। और ये माओ से, मतलब नक्सल मूवमेंट है जो जी जी एक अहिंसक है और एक मतलब जिसका आधार हिंसा बेचा भी है, जी, मतलब जी, कि जी। हिंसा से भी पाया जाए, जी एकदम सत्तात्मक है, सीधी बात है ना। तो इन दोनों के अंतर विरोध में एक ही मतलब आंदोलनों की रूपरेखा है। इसमें आप क्या देखते हैं इनकी, जैसे उस चिपको का कैसा सफल रहा और अब तो खैर नहीं है, और यह नक्सल का जो ढलान पर कहा आपने, तो इनमें दोनों से जो मनुष्य जाति ने को मिला, या सिवाय उसका समय और संघर्ष ऊर्जा ही नष्ट हुई है, इसमें क्या आप दोनों को? असल में मुझे ये अभी तक नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम इन दोनों को जोड़कर क्यों देख रहे हैं। ये क्योंकि दोनों, एक हिंसक और एक अहिंसक, नहीं तो आंदोलन, दो ध्रुवी। देखिए चिपको आंदोलन बहुत ही स्थानीय आंदोलन है, वो वहाँ जंगल बचाने के लिए उत्तराखंड में है, चल रहा है। और नक्सल आंदोलन देशव्यापी है, राष्ट्रव्यापी है, वो सशस्त्र आंदोलन है, वो हिंसक क्रांति है, और उसका उद्देश्य सिर्फ जल जंगल जमीन नहीं है, उसका उद्देश्य भारत पर, राष्ट्र पर अपनी सत्ता कायम करना है। तो दोनों का स्वभाव, दोनों का चरित्र, दोनों की आकांक्षाएं, दोनों के लक्ष्य, दोनों के उद्देश्य, दोनों के नेता, दोनों की विचारधाराएं, दोनों की कार्यप्रणालियां, दोनों की जीवन शैलियां बुनियादी तौर से अलग हैं। अब आपका प्रश्न ये है कि इन्होंने क्या हासिल किया। अगर हम उस पर आएँ तो, अगर आप चाहते हैं कि दोनों पर बात हो ही, तो हम चिपको ने हासिल ये किया कि चिपको ने पहली बार हम लोगों को बताया कि जंगल का जो प्रश्न है, वन का जो प्रश्न है, वो मनुष्य का प्रश्न है, वो सिर्फ वनस्पति या पेड़ पौधों का प्रश्न नहीं है। जब स्त्रियां बड़े पैमाने पर जुड़ती हैं तो हम देखते हैं कि 1920 में गांधी के आंदोलन के बाद जब स्त्रियां जुड़ गई थी गांधी जी के साथ, चिपको में पहली बार व्यापक स्तर पर स्त्रियां जुड़ती हैं। एक, अब इसके बरक्स आप नक्सल को देखेंगे तो नक्सल आंदोलन की अगर आप उपलब्धि, अगर यही आप हासिल आप देखना चाह रहे हैं, तो उसने कम से कम ये बतलाया हमें कि आदिवासी का भी जीवन है, उसकी हिंसा है, उसकी आलोचना होती है, होनी ही चाहिए, लेकिन उसके बगैर शायद हम नहीं जान पाते कि आदिवासी की क्या स्थिति थी। उसने आदिवासी के अधिकारों के बारे में हमें अवगत कराया। जैसे मैंने आपसे शुरू में प्रश्न कहा था कि जो स्थिति है, जी अगर हम उसको समय के लम्हान में नहीं देखेंगे, जी तो हम जो विडम्बनाएं या जो
क्या कहें, जो अभी त्रासदियां हैं हमारे सामने, हम उसी को तात्कालिक रूप में देख के जी। और पक्ष विपक्ष का एक जो हमारे विमर्शों में खेल होता है जी। उसी में फंसे रह जाते हैं। इस आंदोलन के लिए या हम एकदम भिन्न रूप से कहें कि भारत एक निश्चित तौर पर सांस्कृतिक देश है, था और रहेगा भी शायद, जी है ना? जी तो इस माओवादी विचारधारा में सांस्कृतिक आंदोलन के लिए कोई जगह नहीं है, हम्म, है ना? या यूं कहें कि वो जाने अनजाने संस्कृति के विरुद्ध भी हैं या उसको एक बाधा भी मानते हैं उसको। और उन्होंने शुरू में जो घोटुल और ढेर सारा आपसे वो हुआ है, जी जी तो ये जो संस्कृति विहीन आंदोलन इस देश के लिए, इसके मनुष्य को न्याय, क्योंकि हम न्याय पहले प्रथम दृष्टता देख रहे हैं कि वो न्याय मिल रहा है, या जैसे आपने कहा आदिवासी का जीवन भी रिकॉग्नाइज्ड हुआ, पहले नहीं जी था। जी जी ये शायद हम एक बहुत तात्कालिक उसमें देख रहे हैं कि नहीं था, क्योंकि ऐसा हमारे यहाँ ये प्रश्न शायद इसको इसीलिए मैंने कहा लंबान में, जैसे अंग्रेजों के काल के पहले से स्रोतों जी, से जी, हम जी। लगभग कट से गए, जी। तो हमारे देखने का नज़रिया भी एकदम कुछ तात्कालिक सा बन गया है। जी और उसमें हमको और सारे विमर्श चल रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है जी, लोग जी, बागों जी। को, पक्ष विपक्ष का, लेकिन हम एकदम उस सांस्कृतिक मूल्यों में जहाँ आदिवासी, उस तरह से आदिवासी हमारे यहाँ नहीं था, जी जी हैं। आरण्यक संस्कृति आप भी पूर्वा पक्ष में अच्छी खासी दखलंदाजी रखते जी, हैं, जी। उन युवाओं में नहीं है जो सिर्फ पश्चिम मुखी हैं। आपकी दोनों तरफ आप बेहतर जानते हैं। तो हमारे लिए आदिवासी का प्रश्न बीच के वर्षों में तो बना, जी जिसको एक शताब्दी कह लो, 1.5 शताब्दी का, वो एक इस तरह से प्रतिपक्ष बने हमारे लिए, हम जी। वो हमको एक औपनिवेशिक वस्तु की तरह देखने लगे, है ना? लेकिन इसके ऐसा नहीं था, मतलब, है ना? तो वो प्रश्न जो बीच की उसके कारण खड़ा हुआ, स्थिति के कारण, और हम उसी के कारण उसको उस तरह से, जी, अगर जी। नक्सल मूवमेंट क्या उनका वो हित कर सकता है। अंततः हम अगर फाइनल वर्ड शब्दों में पूछें कि ये जो नक्सल आंदोलन है ये आदिवासियों का हित, क्योंकि ये आर्थिक राजनीतिक मनुष्य में तो उनका ठीक है एक पैरवी है, जी जी लेकिन आदिवासी सिर्फ आर्थिक राजनीतिक मनुष्य नहीं था, जी जी उसका तो बलात् रूपांतरण हुआ है बिना उसकी इच्छा के विरुद्ध। जी जी तो उस बलात् रूपांतरण का जो मर्म है वो अभी कभी आपको ऐसा लगा हो अपने अनुभव में कि ये जो बलात् रूपांतरण की जो उनकी दुर्दशा है, जो जी, जी। दिख नहीं रही हमको, आज की दृष्टि में दिखती भी नहीं है, जी जी लेकिन वो कहीं अंदर बहुत गहरे खदकती वदकती रहती है कि ये पीड़ा, कि हम जो उनका अब पीढ़ी इसके बाद विस्मृत हो जाएंगी। जी 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 तो मैं उस अर्थों में आपको इस आंदोलन की नियति को कि आदिवासियों के पक्ष में मतलब कैसी रही है। जैसा कि आपने अभी कहा कि कुछ प्रश्न भविष्य में ही देखे जा सकते हैं, तो मैं चाहूँगा मैं भी इस प्रश्न को आज से 30 साल बाद पीछे मुड़कर देखना चाहूँ। अच्छा जी, मतलब अगर ये ढलान पे है तो मतलब आप और ढलान में जाके देखना चाहते हैं। आपने अभी खुद ही कहा ना कि कुछ प्रश्न आगे भविष्य में जाकर ही आप नहीं, मैंने कहा अतीत से, मतलब मैंने अच्छा। पीछे कहा था, मैंने किस लम्बान का मतलब जो बीत गया है उसको जितने पीछे से देखेंगे, जी, क्योंकि जी। तात्कालिक में वो हमको बहुत तात्कालिक प्रश्न की तरह हाँ मिलते हाँ हैं। नहीं, तो आप सही कह रहे हैं कि उनकी संस्कृति का एकदम नाश हुआ है, क्षय हुआ है। जो वो आदिवासी जिस तरह से सांस्कृतिक मनुष्य था वो अब वैसा नहीं है। और उनके न्याय के लिए हमारी पीड़ा या हमारी छटपटाहट कि वो एक सांस्कृतिक मनुष्य थे और सांस्कृतिक मनुष्य बचे रहें, जी 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 है ना? इसके लिए देखिए, अगर आप बार बार यही कह रहे हैं कि उनका सांस्कृतिक विनाश हुआ है, तो इसके लिए सिर्फ उनको ही जिम्मेदार ठहराना, उन्होंने तो जो किया, आदिवासी को अपना फुट सोल्जर बनाया, अपना सैनिक बनाया, हमारा पूरा समुदाय, हमारा समाज जिम्मेदार है, हमारी राजनीति जिम्मेदार है, हमारा कॉरपोरेट सेक्टर जिम्मेदार है, जो जंगल को सिर्फ खनिज दोहन की एक चीज़ मानता है कि जहाँ से सब कुछ उठा लेना है। तो अगर प्रश्न ये है कि आदिवासी का विनाश हो रहा है उस संस्कृति का, तो उसके लिए हम सभी यहाँ सामूहिक रूप से जिम्मेदार हैं, ऐसा मुझे लगता है। जी जी। या एक इसी से समानांतर एक प्रश्न का, स्वतंत्र भारत में जी एक जो वैचारिक उपनिवेश जी जी
जिसको अपन माओवाद का उपनिवेश भी कह सकते हैं। जी जी क्योंकि हमारी पत्रकारिता में एक आर्थिक उपनिवेश के लिए तो हम सचेत हैं, जी जी है ना, उसको हम देख रहे हैं और उस पर हम उसको हस्तक्षेप भी करते हैं। जी लेकिन जो वैचारिक या भाषाई या सांस्कृतिक उपनिवेश हुआ है, इसके प्रति हमको कहीं भी कोई हम असहज नहीं है, हम वो बहुत सहज रूप से। जी तो जी क्या ये स्वतंत्र भारत की हमारी राजनीतिक विफलता है और बौद्धिक विफलता भी, क्योंकि हमारे बुद्धिजीवियों ने भी जी। उस उपनिवेश में जैसे कानू सन्याल जी ने कहा था नहीं कि वो एक फैशन की तरह आ रहे हैं, जी जी है ना, वो जो आ रहे हैं पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो मार्क्सवाद की ओर उनका जिनका झुकाव है या आ रहे हैं वो माओवाद की ओर, इस नक्सल मूवमेंट की ओर, तो वो उनका एक उनके लिए एक मतलब फैशन है, एक ऊपरी झुकाव है उनका, आंतरिक नहीं है। उन्होंने कहा ये, है ना, ये कानून ये आलोक पुतुल जी ने जो इंटरव्यू लिए थे जी जी उसमें इसका जिक्र आता है। वो किताब आपने पढ़ी होगी, वो जी 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 नक्सलवाद और अजूब जी अबूझमाड़। जी जी उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात है कि उसमें उन्होंने इतनी तटस्थता से वो इंटरव्यूज लिए हैं जी कि अगर हम उनको बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें रणनीति में बदलाव और वो चरण लगातार दिखता है, जी जी जो उन बिल्कुल बहुत क्लियर उससे हमें वामपंथी राजनीति, उसकी रणनीति और तमाम चीज़ें अल्ट्रा वाम की जी। भी समझ में आती हैं, मतलब। तो वो बहुत महत्वपूर्ण किताब है, जी निश्चित रूप से, है ना। उस किताब से तो ये जो रणनीति में जो चेंजेज आए हैं, तो ये जो विफलता है हमारी राजनीति की, जिसको आपने भी कहा था कि जी। लोकतंत्र की ये विफलता है, उसी को मैं कह रहा हूँ। पढ़ना इसकी ज़रूरत ही नहीं थी कि इतना जी इस तरह से कि कोई ये इस तरह से आके कुछ साधन कुछ विचार आके समाज को इस तरह से बलात् रूपांतरण करें। जी, तो ये जी। राजनीतिक विफलता तो है ही, जी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बौद्धिक विफलता भी निश्चित रूप से है, एकदम बौद्धिक विफलता है कि लेकिन आप कई चीज जोड़ रहे हैं। तो जैसे आपने पहले कहा कि बौद्धिक औपनिवेश का जो आपने प्रश्न उठाया, तो वो कई स्तरों पर है हमारे यहाँ। मसलन अंग्रेजी के हम अभी तक उपनिवेश बने हुए हैं, सिर्फ माओवाद का ही मसला नहीं है। हमें आज भी हम अपनी किसी चीज़ को जो एक लेजिटिमेसी, एक वैधानिकता, एक प्रशस्ति, उसे हम अंग्रेजी से दिलवाना चाहते हैं, अंग्रेजी से लेकर आना चाहते हैं। तो ये बहुत ही सहज प्रक्रिया है ये। अब समस्या ये है कि हम उसके प्रति सजग और सचेत भी नहीं हैं कि कितने स्तरों पर हमारी चेतना एक दूसरी भाषा से, एक दूसरे विचार से संचालित होती है। इसके लिए हमें आत्मबोध जागृत करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे ख्याल से हम में से बहुत कम लोग तैयार हैं। जी जी, शुक्रिया। हाँ, ये एक बहुत गहरा किसी भी देश के लिए जी या उसके समाज के लिए एक ऐसी आत्महीनता या स्मृतिहीनता जी एक भयावह है, जी जी जो आज तक भी हम सजग नहीं हैं। आज तो वो और अंधकार में जाती हुई दिख जी रही जी है, जी हैं, या उसका बहुत स्थूल रूप आ जी, रहा है, जी। जो उसकी आत्मा है उस हमसे दूर ही जा रही है। तो ये इस रूप से अब ये आपकी जो पत्रकारिता का और नक्सल का इस अध्याय अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं, जी। है ना, क्योंकि अब ये बात जब अपने बीच में इस रूप जी। से आ गई है कि ये विफलता है दोनों जी, तरफ की, जी, है ना, जी। चारों तरफों की विफलता के कारण ये स्थिति बनी हुई है। अब इसमें एक नियति ही है, एक प्रार्थना, या कह लें अंत में एक प्रार्थना ही है जी, कि जी। हम और हमारा समाज, हमारे जन जन इससे उभर के और एक उससे, क्योंकि एक विविधता भरे देश में जिसमें बहुत वैविध्य हो, है जी, ना, जी। उसकी जो एक ताकत हो, और अगर वो किसी इस तरह के उपनिवेश से वो एक विखंडन और अलगाव में जी, जी। विभक्त होने लगे तो बहुत बड़ी कमजोरी भी हो जाती है। निश्चित रूप से कमजोरी है। हाँ, तो इस कमजोरी से जो देश गुजर रहा है अभी, हम्म। तमाम तरह की, आप जी 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 दक्षिणों वाम का मतलब नहीं है, वो इन तमाम तरह से जो हमारी वैविध्यता थी वो इस समय प्रश्नांकित हो गई है और बड़े जी, संकट में है जी ना? जी जी तो अब आशुतोष जी, आपकी समान गति अंग्रेजी और हिंदी में तो है ही। ये मैं उस विपक्ष के रूप में अंग्रेजी नहीं कह रहा हूँ, बहुत सकारात्मक रूप में कि आप कई भाषाएं में जाने, ये बहुत अच्छी बात है। और आशुतोष जी ने ना सिर्फ अपने पूर्वा पक्ष का अध्ययन किया है, बल्कि आधुनिक
साहित्य को भी विधिवत बड़े गहराई से अध्ययन किया है और उसके मर्म को जाना है, और एक ऐसी आलोचकीय भाषा अर्जित की है जो बहुत संश्लिष्ट है, और या ये भी कहें कि वो बहुत धारदार है, बड़ी तीक्ष्णता है, और आप में एक साहस भी है, क्योंकि आलोचना हमारे यहाँ बहुत ही विपन्न स्थिति में जी है ना। वो एक तरह से अजीब तरह की एक अभ्यस्ती में फंस गई है, उसमें ना उसके पास भाषा भी नहीं है और ना वो कौन दृष्टि है और साहस भी नहीं है। जी जी और इस बीच में आप एक संभावना की तरह आए हैं आलोचना में, क्योंकि मैं बहुत सारी बातों से आपसे असहमत होते हुए भी, शायद आपको याद हो अज्ञेय जी का जी, 2011 में, अज्ञेय और मैं भी था भारत भवन जी, में, जी। आप उस समय भी, लेकिन मैं असहमत होते हुए भी आपकी कौंध से मैं बहुत प्रभावित था जी कि आपने जो प्रश्न खड़े कर रहे थे उसमें एक साहस भी है और वो जरूरी भी है, कुछ कई अर्थों में जरूरी हैं, वो हमारे चाहते या ना चाहते हुए भी। जी जी तो आप उस संभावना है, तो इसका तो हम विशेष स्वागत आपका धन्यवाद। करते हैं आलोचना के क्षेत्र में। आपकी एक पुस्तक आई है अभी, जो तमाम उसमें जो पिछले आपने जो आलोचना के लेख लिखे हैं, प्रतिबद्ध है ना, तो पितृवध में आपने बहुत सारी आपकी विधाएं आई हैं, उसमें संस्मरण भी है, डायरी जी। भी है, आलोचना भी है, और मेरे ख्याल से कुछ साक्षात्कार भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें उसमें आई हैं। तो आपका एक जो पद है, इस किताब का शीर्षक आपके साहित्यकार ने रखा कि पत्रकार ने? इस किताब का शीर्षक मेरे मनुष्य ने रखा। अच्छा। इस किताब का शीर्षक है पितृवध, और उसका अर्थ ये होता है, जो मैं किताब में जो कह रहा हूँ, कि कोई रचनाकार अगर सजग है तो उसे बहुत जल्दी एहसास हो जाता है कि उसकी जो पूर्व पीठिका है, जिन लेखकों को उसने अध्ययन किया है, जिनको अपना गुरु, अपना आदर्श मानता आया है, वो लेखक उसकी चेतना पर सवार रहते हैं, उसके शब्दों में उतर आते हैं। तो अगर वो सजग और बोध, आत्मबोध से भी थोड़ा सा है, तो उसका पूरा संघर्ष, रचनात्मक संघर्ष, अपने उस पितामह से मुक्ति पाने का, उससे उभरने का होता है। तो बतौर मनुष्य भी मेरा प्रयास है वो। ये सुंदर बात है, ये इस रूप से भी है, लेकिन विनोबा भावे जी का एक कथन है जी कि हम खुद नहीं देख रहे होते हैं, अपने पुरखों के कंधे पर खड़े होकर भी देख रहे होते हैं। जी जी और शायद हम इसलिए ज़्यादा दूर तक वो कुछ बेहतर और कुछ अलग भी देख पाते हैं। जी तो यहाँ पर पुरखे हमारे पितामह कंधे हैं जिन पर हम खड़े होकर देखते हैं। जी जी लेकिन इस ध्वनि है जो आपके शीर्षक की पितृवध में है, वो बिल्कुल आर पार की है, वो कंधे पे खड़े होके ना देख के, और उससे संघर्ष करके पार जाने की है। शायद उसका भाव एक ही हो दोनों की। आप किताब पढ़ेंगे तो आपको लग जाएगा कि उसमें वो कंधे पर, देखिए विनोबा रचनाकार नहीं है, विनोबा गांधी को जीते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर वो गांधीवादी कहलाए जाते हैं तो उसमें विनोबा का सम्मान ही है। जी। लेकिन अगर कोई लेखक टॉलस्टॉयवादी कहलाता है, अगर किसी पर ये कहता है कि भाई तुम तो प्रेमचंद की तरह हूबहू लिख रहे हो, तो वो उस लेखक की रचनात्मकता का कहीं ना कहीं शरण भी है। बिल्कुल बिल्कुल। बतौर राजनेता, बतौर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, अगर आप माओ, गांधी, इंदिरा, नेहरू की अगर परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, विरासत को, कोई आपकी सफलता, शायद आपकी शक्ति कही जाएगी। बतौर कलाकार अगर आप उसी ढंग को आगे बढ़ाते हैं तो मेरे ख्याल से आपकी विफलता मानी जाएगी। हर कलाकार अपना स्वर हासिल करना चाहता है मेरे ख्याल से, और उस स्वर हासिल करने की प्रक्रिया में सबसे पहला संघर्ष उसका अपने पितामह से होता है। लेकिन यह एक बात और कहूँगा यहाँ मैं, जो इसी का दूसरा रूप भी है, कि अच्छी आलोचना सिर्फ जिस विषय को वो आलोचित कर रही है वो उसी की आलोचना नहीं होती, वो आत्मा आलोचना भी होती है। हाँ जी। वो सबसे पहले अपने आप से प्रश्न पूछती है। जैसे कि मेरी आलोचना इस नींव पर टिकी है कि मैं अपने विलोम से, मैं अपने विरोधी से कैसे संवाद करता हूँ। अक्सर लिखते समय, अक्सर पत्रकारिता करते समय, अक्सर जीते समय मैं अपने विलोम के समकक्ष आता हूँ। मसलन मैं उस चीज़ से टकराता हूँ
मेरे ख्याल से हम सभी आते होंगे, जो कि हमारा प्रतिपक्ष है, जिसे हम अपना जीवन में अपना एडवर्सरी मानते आए हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी समूची कला, आपका समूचा लेखन, वो भले ही पत्रकारिता लेखन हो या साहित्य हो, कथा हो, इस चीज़ पर टिका हुआ है कि आप अपने विपक्ष से किस तरह संवाद करते हैं, आप अपनी स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाली शक्ति को किस तरह बरतते हैं। क्या आप इसको ध्वस्त करते हो, क्या आप उसको साइड से किनारे करके निकल जाते हैं, या आप उसे जूझते हैं? जी, और लेकिन कई बार शायद ये है तो बहुत, इसको शब्दों में ना करके इसकी व्यंजना तो बहुत दूर दूर तक जाती है कि जैसे हम क्या एक उससे मुक्त हो जाते हैं क्या, या उसमें कुछ ऐसा शेष रहता है हर पाठ के बाद, जो बड़े लेखक हैं, कि हमें बार बार उनके पास भी आना पड़ता है। तो इस वजह से आपने कुछ जैसे अज्ञेय जी हैं सपोज, है ना, अज्ञेय जी पर आपने मैं और अज्ञेय जो आपका निबंध है, आप फिर लौट के फिर आपका कभी मन हुआ कि आप अज्ञेय के पास इतने वर्षों के बाद, इस लेख के लिखने के बाद दोबारा आने का, या आपको लगा कि कुछ चीज़ें कुछ हड़बड़ी में तो नहीं हुई, ऐसा कुछ भाव आपके अंदर आया? हाँ, एकदम आया। जो अभी मैंने कहा ना कि अच्छा आलोचक अपने आप से टकराता है, वो अपनी मान्यताओं, अपनी प्रस्तावनाओं से टकराता है। उसका संघर्ष अपने विपक्ष से उतना नहीं है जितना अपनी मान्यताओं को खुद चुनौती देने से है। जी। तो अगर मैं ये कह रहा हूँ आज कि नहीं, ये इस पर मेरा स्टैंड है, या ये कविता या ये रचना मुझे पसंद नहीं है, तो ये मेरा दायित्व तो है बतौर रचनाकार कि मैं उसे बार बार लौट कर जाऊं कि मैंने कहीं हड़बड़ी में तो वो निर्णय तो नहीं सुना दिया था। तो ये तो मेरे ख्याल से किसी का भी बहुत ही सहज रचनात्मक कर्म होना चाहिए, अपनी मान्यताओं को पुनर्परिभाषित, पुनर्प्रश्नांकित करते रहने का। जी, क्योंकि उसमें थोड़ी सी तलखी भी शायद उस समय होती है शुरुआत में। जी जी एक जी। तलखी के स्वर भी हैं, है ना, वो शायद आप बेहतर सुनते होंगे, क्योंकि जी जी जी। है ना, बार अपने ही लिखे को पढ़ते हुए जी या दूसरे से बात जी जी। आदमी स्वयं सुनता है ना। तो खैर उसी तलखी की मैं बात कह रहा था जी, कि जी। उनके प्रति शायद कुछ आपको लगा कि नहीं, तलखी ज़्यादा हो गई अज्ञेय जी को लेकर। देखिए, अगर आपको याद हो तो मैंने अज्ञेय के उस प्रसिद्ध उपन्यास को मैंने क्यों चुनौती दी है, जी। शेखर एक जीवनी को, अगर आप कुछ लोगों ने यहाँ पढ़ा हो तो मेरा जो सबसे पहला प्रश्न ये रहा है उस उपन्यास पर कि इसके नायक में आत्मचिंतन नहीं है, इसका नायक आत्ममुग्ध नायक है। तो मेरा नायक या मेरा आदर्श कोई ऐसा नायक नहीं हो सकता जो आत्ममुग्ध हो, जो अपने से प्रश्न ना करता हो। तो मैं जब भी बार बार जाता हूँ, संयोगवश, दुर्भाग्यवश, मैं उसमें वही प्रवृत्ति पाता हूँ। निश्चित तौर पे जिस कोण से आप पहुंच रहे हैं, लेकिन एक दूसरा कोण भी जैसे जो मेरा हुआ है जी जी, कि मैं अज्ञेय के शब्दों को उनके जीवन से भी, जैसे निर्मल जी कहते थे ना, हर शब्द अंततः एक जीवन पद्धति है। जी जी। तो मैं अज्ञेय जी को, चूँकि अज्ञेय जी का जो जीवन है, कि एक मज़ेदार आपसे बात इस सब मामले में, जी। जब वो 17-18 वर्ष के रहे होंगे, तब वो चिरगांव मैथिली शरण गुप्त जी के पास उनके आदर्श भी थे। जी। 2-3 बार गए हैं वे उस भाई, है ना, उनसे मिलने हुए। लेकिन जब एक विश्वविद्यालय में जिसकी जूरी में मैथिली शरण गुप्त जी थे, और वो उनको अपना आदर्श भी मानते थे, मैथिली शरण गुप्त जी को बात तक अंत तक भी माना उन्होंने। जी। जब उनकी जूरी में उनके चयन की बात आई, तो मैथिली शरण गुप्त जी ने कहा, इनके लिए तो पश्चिम के विश्वविद्यालय उपयुक्त रहेंगे। जी। तो वहाँ एक पिता के द्वारा या एक अपने बेटे को नकारने का, अस्वीकार करने का भाव है। जी, जी। आपके यहाँ एकदम उल्टा मामला है कि एक पुत्र के द्वारा एक अपने पिता और पितामह को, वध का मतलब एक उनसे नकारने का मतलब एक सिर्फ शाब्दिक नहीं है, पूरी मुठभेड़ है, उससे पार जाने का भाव है। जी, जी। यहाँ ये दो बातें एकदम उलट आती हैं। मुझसे संयोगवश आप याद करिए, 50 साल पहले अशोक वाजपेयी ने अज्ञेय पर निबंध लिखा था, बूढ़ा गिद्ध क्यों पंख फैलाए। जी। तो मैं अकेला नहीं हूँ उस परंपरा में जो पुत्र पितामह को या पिता को चुनौती देता हो। तो ये तो मेरे ख्याल से बहुत ही स्वस्थ परंपरा है। अज्ञेय ने प्रसाद पर कहा था कि वो विश्वविद्यालयों के कवि हैं केवल, तो अज्ञेय ने भी अपने किसी पुरखे को नकारा ही था। जी जी। तो ये तो बहुत ही मेरे ख्याल से सहज और आम प्रक्रिया है। मैं तो अज्ञेय की वो
उस अज्ञे जी को उस जगह रख के देख रहा हूँ जी कि एक तरफ तो वो अपने पिता के द्वारा नकारे जाते हैं जी। और एक तरफ अपने पुत्र या पोते के द्वारा भी नकारे जाते हैं। तो ये हम सबकी नियति है, आश्वस्त रहिए, ये मेरे साथ भी होने वाला है। ये नियति सिर्फ अज्ञेय की नहीं है। नहीं, ये तो बात आपने अपनी उस बात में कहा भी है कि जी। अंततः एक छलावा है, प्रत्यय एक छलावा है। जी, जी। मुक्ति का प्रत्यय एक छलावा है। जी जी तो ये तो छलावा है ही, जी। है ना। कभी कभी इस छलावे में, इस यात्रा में एक दोहराव जैसे एक कहीं ना कहीं एक दोहराव आता है। एक समय तो वो यात्रा बढ़ती है, जी फिर लगता है कि किसी बिंदु पे आके हम वहीं खड़े हो गए, जहाँ हम खड़े थे वहाँ गे खड़े हैं, जहाँ गे खड़े थे वहाँ हम खड़े हैं। दोनों की हमारी जगहें बदल जाती हैं आपस में, हमारे अंदर ही। ये बड़ा ड्रामा होता है, मतलब मेरे जी। साथ तो होता है। जी जी जब इस वार्तालाप दोनों अपने लेखक से या हम स्वयं पाठक से जी, या अपने जी। अपने लेखक से या अपने ही पाठक से जी, करते जी, हैं। जी। तो इस मुठभेड़ का जैसे आपके क्या कुछ है ऐसा अनुभव आपका? देखिए, मैं एकदम तय हूं कि मेरे हर शब्द को नकार दिया जाएगा। मुझे आश्वस्ति है इस बात को लेकर, और बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैंने जो कुछ अब तक लिखा है उसे झुठला दिया जाएगा, उसे नकार दिया जाएगा, शब्द दर शब्द कोई नकारने वाला आ जाएगा। तो यही मेरे ख्याल से सृष्टि है, यही इसका नियम है। मुझे इसको लेकर ना कोई संकोच है, ना कोई अहंकार है, ना कोई भ्रम है, ना कोई संशय है। हम जगह अपनी बदलते रहते हैं, लेकिन फिर भी शायद वहीं खड़े रहते हैं। एक दो प्रश्न और जी कि आपने निर्मल जी के बारे में भी कहा था कि अब वो मेरे रचनात्मक पिता नहीं हैं। नहीं, ऐसा मैंने नहीं कहा है। मेरे ख्याल से भारत भवन में अब मेरे कृष्ण बलदेव वैद्य जी हैं, ऐसा उसी समय कहा था। हो सकता है आपने वो बातचीत में कह दिया हो। अच्छा पहले मेरे लिए रचनात्मक पिता की जगह पर निर्मल जी थे, अच्छा, अब कृष्ण बलदेव वैद्य हैं, ठीक, और ठीक। अब वो मेरे पिता नहीं रहे। ठीक ये ठीक। मैंने भारत भवन में ही सुना था। अच्छा, है जी ना? जी। होता है ये। हाँ, मैं भूल गया हूँगा, आपने हाँ, सही सुना होगा। हाँ, क्योंकि जी, जी। क्योंकि मेरे लिए तो मेरे अच्छा, निश्चित तौर पे हर एक के स्वभाव अतिरिक्त रहते जी जी जी। मुझे तो एक हर सोता जो भी धरती पर है या जो चेतना का सोता है, स्रोत है, वो जागृत रहे, मेरी तो कामना जी, रहती जी, है। जी, जी। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सूख जाए और हम नया सोता की प्रतीक्षा करें। जी। वो उसके बाद फिर और समृद्ध हो वो, और हमको अविरल अपनी चेतना के से देता रहे, धारा जी, उसकी बहती जी, रहे, है जी, ना? जी, जी। तो मेरा इसलिए मैंने उसको बहुत ध्यान से सुना था, है ना। लेकिन एक बात आशुतोष जी, जी। कि आपने अशोक वाजपेयी जी और कृष्ण बलदेव वैद्य जी के ऊपर हम्म। ऐसे प्रश्न खड़े नहीं किए, या आप इनसे मुठभेड़ नहीं करना चाहते, या इनसे गुजर के जाना नहीं चाहते हैं, या ये आपके लिए उस तरह की चुनौती नहीं है लेखन में जिस तरह से अज्ञे और निर्मल जी रहे? इस किताब के शायद 22वें पन्ने पर अशोक वाजपेयी जैसे ऐसा ही निबंध है। अच्छा। तो ये तो मैं आपको यहीं थोड़ा बता देता हूँ कि अशोक वाजपेयी से भी इसी तरह मैंने किया है प्रश्न, और कृष्ण बलदेव वैद्य पे भी इसी किताब में काफ़ी सारा काम है। काम तो है, वो तो मैंने इसी तरह से यही प्रक्रिया है। और लेकिन इसको थोड़ा बढ़ा करके प्रश्न देखते हैं। तो देखिए, मैं किससे जूझूंगा, किस व्यक्ति से संघर्ष करूंगा और किससे नहीं करूंगा, ये बहुत ही निजी मसला है। नहीं, निजी मसला है, लेकिन हमारे लिए आपकी ही नज़र से, जी, क्योंकि जी। मैं अगर आपकी अभिव्यक्ति है तो मैं आपकी नज़र से देखूंगा, अपनी नज़र से नहीं। जैसे अज्ञे जी को मैं अपनी नज़र से या निर्मल जी को आपकी जी, नज़र से भी जी, देखता जी, हूँ। जी, जी। इसलिए आपके लिखे की भी सार्थकता है, जी, जी। और आपके आलोचक की भी सार्थकता जी, है जी। कि हमको एक भिन्न कोण मिला देखने का। जी, जी, उन्हीं जी। व्यक्तित्वों से, उन्हीं के लेखन को एक हमने भिन्न जी, जी, एंगल से जी, देखा। जी, खैर, अब अपन थोड़ा सा मुक्तिबोध जी की बात करते हैं। जी जी जी। और आपने निश्चित तौर पे हिंदी आलोचना में एक अभ्यस्ती कह लो, या एक श्रद्धा भाव पैदा हो गया है कि हम कभी अपने बड़े जो बहुत बड़े रचनाकार हैं हमारे मुक्तिबोध जी या अज्ञे जी या निर्मल जी, इनको कभी प्रश्नांकित नहीं करते आलोचना में। जी। या तो पक्ष विपक्ष के उसमें करते हैं जी कि हमें ध्वस्त करना है या इनको खड़ा करना है, वो दिख जी, जाता है जी, कि ये जी। पक्ष की, ये बहुत प्रायोजित पक्ष है, ये प्रायोजित विपक्ष जी, है जी, ना। जी। लेकिन उसमें आपने विशेषकर शायद आपने मुझे वो ईमेल भेजी थी अंधेरे में एक कविता पर, जी याद है मुझे, मैंने क्योंकि श्रीकांत जी वाला आपका वो
लेख पढ़ा था तो बात हुई थी, तो आपने मुझे वो ईमेल से भेजा था वो, जी है ना? जी तो आपने अंधेरे कविता को प्रश्नांकित किया है जी। और उस पर बहुत सारी चीज़ें मुझे भी ठीक लगी, मतलब उसमें ऐसा नहीं है, क्योंकि ये होना चाहिए, क्योंकि हिंदी को भी आगे बढ़ना है, रचना को भी और आलोचना को, जी तो ये साहस होना चाहिए। और वो साहस आपने उसमें साहस आपका दिखा, जी। और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिखने के लिए दिखा, उसके एक सारे आयाम हैं उसमें, मतलब है ना, अपने आपके अपने तर्क हैं, आपकी जी। अपनी दृष्टि है, सब कुछ है। फिर भी जैसे एक मार्क्सवाद का दौर था जो मुक्तिबोध जी का मतलब रचना काल था, कह लें, उसमें कोई संशय नहीं था, जैसा आपने कहा ना, मुक्तिबोध जी के अंदर कोई संशय नहीं था अपने विचार को लेके, एक ठीक ठीक मतलब उनको एक निश्चय बोधात्मक उनका दृढ़ता थी उसमें, और वो उसी से देख रहे थे। और स्वाभाविक है उस समय धरती पर जो मार्क्सवाद की बयार बह रही थी, वो मनुष्य जाति जिस तरह से प्रभावित थी, वो थी उस समय, है ना, उसका संशयग्रस्त तो वो बहुत अपने अभी जाके हुआ है। जी तो कहीं ये दो खंड काल हैं, पहला तो वो जिसको मुक्तिबोध जी ने के साथ वो विचार था अपने आवेग के साथ जी और अपनी संशयहीनता के साथ, और अब हम लोगों के सामने वो संशयग्रस्त है, तो हम उस तरह से मुक्तिबोध जी को देख रहे हैं। जी जी हाँ, तो इसमें एक, लेकिन अभी तो कोई तैयारी नहीं है उसको देखने के लिए। जी मेरे ख्याल से अंधेरे में कविता सबसे ज़्यादा कोट की गई, जी सबसे ज़्यादा उस पर लिखा गया, तमाम पत्रिकाओं के हो सकता है कुछ प्रतिशत में पन्ने निकल जाएं कि जी। वो अंधेरे पर हैं, है ना, जो कोई देखो वो बिना पढ़े भी अंधेरे जी, में जी। कविता पे बात, लेकिन आपने उसको प्रश्नांकित किया है। जी जी और वो कुछ से मैं सहमत, मुझे भी लगा कि नहीं ये बात है, लेकिन क्या ये दोनों कालों को, जो हमारा है, जो मुक्तिबोध जी का काल है, इसको उसी रचना को देखते समय हम इस समय की सापेक्षता समझ पाने में लगभग असफल रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। नेहरू के समय उन्होंने वेरियर एल्विन को, जो अंग्रेज थे और जो उन्होंने आदिवासियों के बीच बहुत काम किया था मध्य प्रदेश में, उनको उत्तर पूर्व भारत में उन्हें आदिवासी मामलों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी कि भाई आपके आसाम वगैरह में आप लोग जो सरकार जो घर बनवा रही है आदिवासियों के लिए, वो सीधी पंक्ति में है, ऐसे रो में, जबकि मैंने महसूस किया है कि आदिवासियों के घर गोल होते हैं, उनका लगभग राउंड होते हैं। तो एल्विन ने चिट्ठी लिखी कि अगर आप उनका गृह निर्माण बदल देंगे तो उससे उनकी संस्कृति नष्ट होने लगेगी। अगर उन्हें गोल के बजाय सीधे बिठाना शुरू कर देंगे, हाँ, कि उनकी जो संस्कृति है। तो नेहरू ने तुरंत असम के मुख्यमंत्री को खत लिखा कि भाई आपको इसे रोकना है, आपको उन पर कोई भी ऐसा विकास का मॉडल आरोपित नहीं करना है जो उनकी अपनी संस्कृति का ना हो। हाँ, तो ये हम सब की विफलता है। और देखिए, मैं थोड़ा सा इसको और आपके प्रश्न को थोड़ा बड़े स्तर पर ले जाता हूँ। ये विफलता दरअसल सत्ता की है, ये विफलता दरअसल शक्ति की है, ये विफलता बुद्धि की है। जो व्यक्ति इस पद पर बैठा होता है उसे लगता है शायद सिर्फ वही एक परम ज्ञानी है, उसी के पास ब्रह्म वाक्य है, गीता का वाक्य है, और बाकी जो है अब तुम मेरी बात सुनो। तो ये सिर्फ वाम या दाम या आम पंथ की बात नहीं, ये शायद हमारे स्वभाव की बात है। वही सोचना मेरा है कि राम के समय तो इनको इतना उत्कृष्ट और आगे बढ़ाया गया, धीरे धीरे ये डिक्रीज होते गए उनकी संस्कृति। जी, तो जैसा कि मैंने कहा कि हम शायद खुद तैयार, हमारा खुद अपना अहंकार है ये, जी, हमारी अपनी शक्ति का, सत्ता का। ओके जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक अंतिम सवाल जी। आशुतोष जी नमस्कार जी। मेरे 2 प्रश्न हैं सर जी। पहला प्रश्न ये है, हालांकि आंसर उसके छोटे ही मिलेंगे मुझे, मैं जान रही हूँ, प्रश्न भी छोटा ही है, कि जैसे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सारे उपद्रव जगह जगह होते रहते हैं, पूरे देश में होते रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सत्ता का समर्थन रहता है। मेरा उपद्रव को आपने कहा, जैसे वही उपद्रव, जैसे अभी किसान आंदोलन, जी जी समझ गया, है ना। तो क्या, मेरा प्रश्न ये है आपसे कि क्या ये नक्सलवादियों को बढ़ाने में क्या हमारे देश की सत्ता का समर्थन प्राप्त रहा है? समर्थन तो मुझे नहीं लगता है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ एक सरकारों का कुछ एक समयों पर अंदर की साठ गांठ जरूर रही है, बस्तर में भी और बंगाल या आंध्र इत्यादि में भी। उससे हम समर्थन शब्द प्रयोग नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। तो
यानी उनको बढ़ने दिया गया, उनको कम करने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन देखिए, अगर आप ये कह रही हैं तो उसे समर्थन नहीं कहेंगे, उसको बेहतर तरीके से हम ऐसे कह सकते हैं कि उसको लगभग अनदेखा किया गया, उसको उस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये सोचा गया कि ये तो यूं ही अपने आप ये समस्या सुलझ जाएगी। जी सर। जी सर, दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्तमान समय में नक्सलवाद का जो है, जो बहुत ही भयानक रूप है समस्या का हमारे देश में, जी, ये समाप्त भी होगा या ये सदियों चलती रहेगी इस प्रॉब्लम? सदियों का तो मुझे पता नहीं, 2020 है, मुझे पता नहीं 3020 में रहेंगे या नहीं ये लोग, या 4020 में होंगे या नहीं, लेकिन ऐसा लगता है कि अगर जो स्थिति आज है, अगर 10 या 20 साल चलती रही तो शायद संभावना बनती है, अगर कोई पुनरुत्थान नहीं हुआ तो ये लगभग मिटने लगेगा। लेकिन अगर इस बीच कोई नई इनकी पीढ़ियां फिर से तैयार होने लगी तो फिर से पुनर्जीवित हो जाएगा। देखिए, ये विचारधारा है ना, जैसे पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टी है, आज मसलन कांग्रेस बहुत ढलान पर है, बहुत उतार पर है, हो सकता है कांग्रेस फिर से कभी ऊपर आ जाए। हमने कब सोचा था कि जो पार्टी 1984 में 2 सीट लाई थी वो इतनी विराट अविजित लगने लगेगी 20-30 साल में केवल? तो राजनीति किस तरह बदलेगी नहीं पता है हमें। शुक्रिया मैम। एक लास्ट अंतिम प्रश्न ले सकते हैं, शायद मैम पूछना चाहती थी, उधर भी है, मैं एक लूँगा। साहित्यिक प्रश्न हो जाए तो और दिल खुश हो जाए। मैं इतने देर से मैं इंतजार कर रहा हूँ कि हम, मैं बोल रही हूँ, मेरा प्रश्न जो था कुछ ना कुछ इनसे जुड़ा हुआ था। आशुतोष जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात बोली थी कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है एक विचारधारा है, और आप यहाँ पे रहे हैं और छत्तीसगढ़ की एक खासी समस्या रही है ये। लेकिन आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज के दिनांक, आज डेट पर ये ढलान पर है जी, ये आपने बोला था। तो ये ढलान पर है, इसका मतलब है कि जो आदिवासियों की जो एक विचारधारा है या जो उनकी क्रांति है उनकी विचारों को लेकर के, क्या वो हमारी सरकारें या हमारा समाज कुछ हद तक उसको संतुष्ट करने में कामयाब रहा है? और यदि हम इसको मेंटेन आगे भी इसका रखना चाहें तो उसके लिए हमें हमारे समाज की क्या जवाबदारी है? हम लोग सब सरकारों पर छोड़ते हैं, सरकारें तो जैसा कि इन्होंने भी बोला, आपने भी बताया कि कई बार सांठ-गांठ भी रहती है, लेकिन हमारे समाज में हम रह करके हमारी क्या भूमिका होनी चाहिए जिससे कि हम इसको कर सकें? मैं पहले दूसरे वाले प्रश्न का जवाब देता हूँ। आप बिलासपुर में हैं, हाँ जी हाँ, आप इसी राज्य की, मैं मान के चलूं, छत्तीसगढ़ से, एकदम इसी है ना? राज्य की हूं। तो आप ये बताइए कि पिछले 40 साल से ये राज्य नक्सलवाद की राजधानी बना हुआ है। जी हाँ। कितनी बार आपने या जिन लोगों को आप जानती हैं उन्होंने सोचा या प्रयास किया कि चलो बस्तर जाकर महीना, 2 महीना, 4 महीना बिताया जाए, वो मेरे ही देश का, मेरे ही भूमि का, मेरे ही कोई अंग है, मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरा सिर है जो यहाँ पड़ा हुआ है, तो हमने पूरी तरह उपेक्षा की है उसकी। तो भूमिका का तो बहुत सरल है, आप जाएं, यहाँ से लोग जाएं, वहाँ रहें कुछ दिन, देखें क्या है, आखिर क्यों हो रहा है, तो सरकार पर दबाव पड़ेगा। सरकार इसे क्यों उपेक्षा कर रही? सरकार के लिए इसलिए संभव हुआ क्योंकि वो कोई उसकी हमारे पूरे समाज ने उपेक्षा करी है, छत्तीसगढ़ के समाज ने। मैंने अपनी किताब में भी लिखा है। अगर कहें तो एक बड़ी आप दिलचस्प बात बताता हूँ, बंगाल और आंध्रा में अगर ये समस्या काफ़ी हद तक समाप्त हो पाई तो इसलिए क्योंकि वहाँ सिविल सोसाइटी बहुत जागरूक थी। आप देखिए, बंगाल के प्रबुद्ध नागरिक, आंध्र के प्रबुद्ध लेखक, नागरिक, पत्रकार, वो उससे रूबरू होते थे। हमारे कुछ लोगों को आगे आना होगा, कुछ आगे तो आना होगा, वहाँ जाना पड़ेगा दूसरों को। जी जी जी, इस टाइप से यदि मूवमेंट हो तो ज़्यादा सफल हो सकता है। हम छत्तीसगढ़ समाज इस मूवमेंट के साथ संवाद नहीं कर पाया है। मेरे ख्याल से उसने करना भी नहीं चाहा है, उसने समझना नहीं चाहा है इस संवाद को, इस मूवमेंट को। पैदा हुई है। लेकिन आपने जो बोला ना ढलान पर है, वो मुझे हाँ, ढलान पर क्यों है? ढलान पर है तो कहीं ना कहीं तो सफलता मिली है। नहीं, देखिए, ढलान पर होना एक अलग बात है। राजनीतिक मूवमेंट जो ढलान पर होता है उसका अर्थ ये नहीं है कि सत्ता को सफलता मिल गई है। मैं फिर से कांग्रेस का उदाहरण दूंगा, अगर आप राजनीति में बार बार राजनीति की बात करना चाह रही हैं, तो कांग्रेस अगर ढलान पर है तो इसके राजनीतिक वजह हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि किसी सत्ता को सफलता मिल गई है। तो इस समय जो आर्थिक या भौतिक या मटेरियल जो कंडीशंस ऐसी हैं आज की तारीख में, जिस वजह से ये मूवमेंट ढलान पर है, अपनी आंतरिक समस्याओं की वजह से, मुझे नहीं लगता कि हमारी सरकारों ने कुछ ऐसा विराट कर दिखाया है जिस वजह से ये उतार पर आया है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। और जी मैम, जी प्रबुद्ध लोगों ने जी वहाँ गए और सोसाइटी के लोगों ने वहाँ प्रयास किया। जी।
तो वो कैसे गए? क्या उन्हें डर भय नहीं था? क्योंकि यहाँ तो बहुत डर है, हमारा ट्रांसफ़र ही यदि हो जाए तो हम एडी चोटी लगा देते हैं कि हम वापस आ जाएं अपनी जगह पर। मतलब एक अंदरूनी भय मैं बात कर रही हूँ। इस भय को मिटाने के लिए सकारात्मक सोच कैसे आगे बढ़े, यदि कोई आगे बढ़ना भी चाहता है तो उसको क्या सहारा है जिससे वो उस जगह जाए और उसको ये लगे कि मुझे खतरा नहीं है या मुझे कोई खतरा होगा? क्योंकि वो लोग भी कई बार बहुत उग्र हो जाते हैं, उनके मनपसंद बात ना हो या काम हो तो मतलब खून खच्चर पे आ जाते हैं। तो ये सुरक्षा की गारंटी यदि दी जाती है, समाज के लोग भी उनके साथ रहें। क्या आपने कोई ऐसा उदाहरण सुना है जब नक्सली ने किसी लेखक को मारा हो? क्या आपने ऐसा कोई उदाहरण सुना है, कोई लेखक पत्रकार वहाँ रहने गया हो, वो खून खच्चर पर कोट अनकोट उतर आए हों? तो ये भय कहाँ है, मैं जानना चाहूँगा। क्या आप वहाँ, मुझे कोई जो सोसाइटी के आम लोग हैं जो जुड़ना वो मैन्युफैक्चर्ड भय है, वो निर्मित कृत्रिम भय है। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण, आप मुझे तथ्यों पे आप बताइए। इस हॉल में कोई ऐसा बैठा है या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानती हैं जो हाथ उठाकर ये कहे मैं वहाँ गया, मुझे मारा पीटा गया, मैं तो वहाँ बतौर लेखक, बतौर बुद्धिजीवी, बतौर अध्यापक, बतौर शिक्षक वहाँ गया था, हम 10 लोग गए थे लेकिन उन्होंने खून खच्चर करके हमें पीट कर हमें भगा दिया? ऐसा कोई उदाहरण है हमारे सामने? यही बात मैं बोल रही हूँ कि इतना भय जो अंदर आम आदमी के है जी, तो उसको कैसे दूर किया जाए? तो ये तो वही है कि मुझे अंधेरे से भय है, अंधेरे में मुझे लगता है भूत बैठा हुआ है, तो कैसे दूर किया जाए? अंधेरे में जाया जाए, दिख जाएगा भूत है या नहीं। भाई बच्चा अंधेरे से क्यों डरता है? उसको बच्चे के मन में फियर साइकोसिस बिठा दिया गया है कि वहाँ कुछ है। एक बात और जानना चाहूंगी। जी मैम। हम बहुत समय से बिल्कुल हम आखिरी जा रहे हैं, मैं क्षमा चाहूँगा पूरी विनम्रता से, क्योंकि हम निर्धारित समय पर कार्यक्रम शुरू करने और ख़त्म करने के लिए जाने जाते हैं। आप सभी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज के इस बेहतरीन सत्र में हम सब यहाँ पर शामिल हुए हैं और आशुतोष जी और राम कुमार तिवारी जी की एक बेहतरीन बातचीत चर्चा यहाँ पर हुई। बतौर पाठक मैं और ज़्यादा अपेक्षा कर रहा था कि हम क्योंकि देखिए साहित्यकार को विचारधारा से आप अलग नहीं कर सकते और विचारधारा को राजनीति से अलग नहीं कर सकते, ये सब एक दूसरे के साथ आपस में ही चलती हैं। लेकिन इन सब के बीच में अगर रचना, संवेदना और अगर साहित्य की विधाओं के बारे में हम बातचीत करें तो मन में और ज़्यादा और आनंद आता है। और कलम एक ऐसा मंच है जो अपने नॉन पॉलिटिकल होने के लिए जाना जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम राजनीतिक बातों पर बातचीत ही नहीं करते हैं, लेकिन ज़रूर ये कोशिश होती है कि कोई राजनीतिक एजेंडा स्थापित करने की कोशिश इस मंच से नहीं होती है। लेकिन आज जो बहुत ही खूबसूरत बातचीत यहाँ पर हुई है आशुतोष जी के साथ, मैं श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल्प फाउंडेशन, नई दुनिया बिलासपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाले इस कलम बिलासपुर के इस श्रृंखला में आप सभी यहाँ पर शामिल हुए हैं, उसके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी को इस बात का धन्यवाद देता हूँ कि आप सभी के खूबसूरत प्रेम, स्नेह और मार्गदर्शन ने इस कार्यक्रम को इतना महत्वपूर्ण बनाया है। विगत 5.5 वर्षों से हम रायपुर में इसका आयोजन कर रहे थे और बहुत अद्भुत हमें प्रेम मिला है पूरे प्रदेश भर से उस जगह में इस आयोजन को, और लगभग 2 वर्ष हो रहा है हमें कलम का आयोजन बिलासपुर में न्यायधानी में आयोजित करते हुए, और यहाँ पर भी उतना ही स्नेह और प्यार आप सभी के साथ मिला है। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आज के हमारे अतिथियों को हम स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे ताकि हमेशा के लिए उनके जहन में आज की ये शाम अंकित रहे। ये बातचीत जो हुई है वो तो सदैव उनके जहन में रहेगी ही। हमें बहुत खुशी है कि आशुतोष भारद्वाज जी आज हमारे बीच में शामिल हुए, इस पूरी चर्चा में उन्होंने भाग लिया, बिलासपुर तक वो पधारे और उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर मुक्ता दुबे जी से कि वो स्मृति चिन्ह भेंट करेंगी। गरिमा से निवेदन कि वो मदद करें स्मृति चिन्ह भेंट करने में आज के मेहमान लेखक श्री आशुतोष भारद्वाज जी को। श्री तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो मास्क पहन लें, हम उन्हें भी स्मृति चिन्ह भेंट करना चाहते हैं। और आज बतौर सूत्रधार श्री राम कुमार तिवारी जी ने हमारे बीच ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और एक सूत्रधार होने के नाते बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो तमाम सवाल जो पाठकों के जहन में होंगे वो भी पूछे जाएं और उन जवाबों को टटोलने की कोशिश की जाए जो लेखक से हम जानना चाहते हैं। विशेष रूप से उन्होंने मुक्तिबोध और अज्ञेय
जैसे विषयों पर बातचीत की आशुतोष जी के साथ में। हमारे बीच में अरुंधति शर्मा जी हैं। मैं निवेदन करूंगा कि वे श्री तिवारी जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। और इसी के साथ हमें बहुत खुशी है कि हम कलम बिलासपुर के 11वें सत्र का एक सफल आयोजन यहाँ पर कर पाए हैं। आप सभी ने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कार्यक्रम में आप सब शामिल हुए, हम इसके लिए आभारी हैं। एहसास वुमेन की ओर से डॉक्टर गरिमा तिवारी जी, आपके प्रति हार्दिक आभार कि आप लगातार कलम बिलासपुर की जिम्मेदारी बखूबी आप यहाँ पर संभाल रही हैं। और इसके साथ ही श्री सीमेंट्स द्वारा प्रस्तुत प्रभा खेतान फाउंडेशन, अभिकल फाउंडेशन, नई दुनिया बिलासपुर और एहसास वुमन बिलासपुर के संयुक्त प्रयास से आयोजित होने वाली कलम बिलासपुर श्रृंखला की 11वीं कड़ी आज यहाँ तक पहुँच चुकी है। आप सभी यहाँ पर पधारे, आप सभी ने अपना सहयोग दिया, इसके लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अब किताबों की कुछ प्रतियाँ यहाँ पर हैं हमारे आप सभी पाठकों के लिए, साहित्य प्रेमियों के लिए। जो परिवार समेत आए हैं उनके लिए कृपया ध्यान रखें कि एक प्रति आपके लिए है। हम यही चाहते हैं कि किताब आप परिवार के साथ पढ़ें, ज़्यादा प्रेम बढ़ेगा किताब के प्रति भी और परिवार के प्रति भी। और आप सभी के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय तिवारी जी, आपके प्रति बहुत बहुत आभार, धन्यवाद कि आपने हमारा आग्रह स्वीकार किया और आज आपने बातचीत का जिम्मा संभाला। और आशुतोष जी, पुनः एक बार आपके प्रति हृदय से हम आभार व्यक्त करते हैं कि हम आज उस धरती पे आपको फिर से सुन रहे हैं जो धरती मुक्तिबोध की है, श्रीकांत वर्मा की है, विनोद कुमार शुक्ल की है और उतनी ही श्यामलाल चतुर्वेदी की है और उतनी ही वो धरती हमारे यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो साहित्यकार हैं उन सभी की धरती है। आप सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम के समापन की ओर आगे बढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।